नमस्कार। अभी हम लोग बिहार के आज शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए थोड़ा-सा हम लोग एक वीडियो बनाने का मकसद है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो किस लेवल पे है। आज से कई सौ साल पहले बिहार की स्तर कहाँ पे था? उस टाइम में बिहार का इतिहास अगर खंगाल के देखें तो गौरवशाली इतिहास, पढ़ाई-लिखाई के मामला में, एजुकेशन के मामला में, यूनिवर्सिटी के मामला में बिहार एक नंबर स्थान पे था। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि बिहार के अंदर एक तो यूनिवर्सिटी नहीं है। जो कुछ यूनिवर्सिटी हैं, वो सिर्फ नाम के लिए हैं, जिसमें आप आज जो यूथ और युवा हैं बिहार के, उनसे अगर बात करेंगे पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो यूनिवर्सिटी की पूरी मतलब इतिहास वो खंगाल के दिखा देंगे आपको कि एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं मिलती है जो बच्चों का सही टाइम पे पढ़ाई लिखाई, सही टाइम पे एग्जाम ले, सही टाइम पे उनके कोर्स चले, कोई सेमेस्टर जो है वो सही टाइम पे हो। ऐसा किसी यूनिवर्सिटी के नहीं। और इससे कई सारे, मैं अभी बिहार जो बोलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि इतना पिछड़ा हुआ है, उसमें बाकी सब चीजें नहीं है, इंडस्ट्री अभी तक नहीं है। इंडस्ट्री, नौकरी, रोजगार, ये बाकी बातें छोड़ दीजिए। जब तक जो यूनिवर्सिटी है वो सही ढंग से अगर अपना काम नहीं करेगी, वो बच्चे का सही टाइम पे जो एडमिशन है वो अगर नहीं होगा, जो सही टाइम पे उनका सेमेस्टर चालू नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा टाइम टू टाइम, तो उनके कई साल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। और जिनके बारे में कोई, मैं आज तक नहीं देखा हूं कि कोई बात करे। आज हो गया, हम लोग क्या देखते हैं, ये बात पे हो रहा है, उसका चल रहा है, ये सब्जेक्ट आज हुआ, हम देख लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ने कैंसिल किया, अगले साल होगा। फिर हम शांति से बैठ के अपने एक साल, कितना महत्वपूर्ण साल बर्बाद हुआ, उसको हम नहीं देखते। उस पर कोई भी आदमी बात नहीं करेगा। और हम क्या करते हैं, आराम से बैठ के देखते हैं कि यूनिवर्सिटी, चलो ये एक साल गया तो गया, अगले साल हम एग्जाम देंगे। 3 साल का एग्जाम, 2 साल का एग्जाम 5 साल में होता है, 7 साल में होता है, वो भी कोई गारंटी नहीं रहती कि सही ढंग से होगा। अगर इस तरह से यूनिवर्सिटी की स्थिति रह गई, इस तरह से अगर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था रह गई बिहार के अंदर, हम किस विकास की बात करेंगे और किस रोजगार की बात करेंगे। जो चीजें हैं उसको सही तरीके से जो सरकार है वो चला नहीं पाती, उसकी कंट्रोल सही ढंग से नहीं उनके हाथों में है। उनकी एग्जाम, उनके सब सिस्टम, उनके पे कोई कंट्रोल नहीं है और कोई ढंग से चलता नहीं है। अगर ये चीजें अगर इतने ढंग से नहीं चलेगी तो फिर हम विकास और बिहार की गौरवशाली विकास और बाकी सब इंडस्ट्रीकरण और ये सब चीजों पे बात करना ही बेकार है। हम लोग छोटी सी कोई परेशानी, छोटी सी आक्रोश में आते हैं तो कोई आंदोलन, कोई बड़ी चीजें निकाल के बैठ जाते हैं, एक बार बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। मैंने कभी ये नहीं देख रहा हूं कि कोई यूनिवर्सिटी के खिलाफ में आंदोलन निकाले। कोई यूनिवर्सिटी अगर टाइम पे काम नहीं कर रही है, लो बच्चे की पढ़ाई उसमें ढंग से नहीं हो रही है, उसकी एग्जाम सही टाइम पे नहीं हो रही है, वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ आंदोलन निकाले। आंदोलन का मकसद ये नहीं कहना कि आक्रोश में आके मतलब बहुत चीजें नुकसान पहुंचाना या करना, ऐसा कोई मकसद नहीं है। आंदोलन का मतलब है कि जो चीजें सिस्टम बना हुआ है वो सही ढंग से, सही टाइम पे और सही तरीके से चले। किसी चीज पे अगर जो होता है उसको ढंग से चले, सिस्टम व्यवस्था जो बना हुआ है उस हिसाब से चले। आंदोलन वैसे होना चाहिए, इन मुद्दों पे होना चाहिए। आज तक कौन से राजनीतिक नेता है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, बिहार के ऐसे बड़े बड़े नेता बैठा के आप लोग बने, मैं नाम तो बहुत सारे लोगों का अभी लेना नहीं चाहता हूं, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ये एडुकेशन को सुधार के लिए ये सब सिस्टमों को में जो गलत हो रही है, उनके खिलाफ किसी नेता को आपने हाथ आवाज उठाते हुए देखा है? उनके खिलाफ कोई बात करते हुए देखा है? अभी हमारे साथ चिंटू जी जुड़े हुए हैं, ये भी कुछ बिहार के जो एडुकेशन रिलेटेड चीजों पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप भी कुछ ये करेंगे। आप एडुकेशन में अभी देखे हैं क्या, जो ग्रेजुएशन या इंटर का एग्जाम होता है, जो यूनिवर्सिटी है, वो कितना एग्जाम टाइम टू टाइम चलता है, और ऐसे कितने यूनिवर्सिटी लमसम है बिहार में जो सही ढंग से चल रही है? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। अभी जैसे आप बोल रहे थे, बिहार का गौरवशाली इतिहास शिक्षा के मामले में, थोड़ा सा क्या तो हमारे दर्शकों को आवाज थोड़ा सा बुलंद रखिएगा कि मतलब हाँ, ये करिए। हमारा एक टाइम पे विश्व का जो सबसे पहला विश्वविद्यालय था, जो नालंदा में था। विश्व में दो शिक्षा के केंद्र थे। एक था हमारा बिहार में नालंदा, जहाँ से हमारे नीतीश कुमार जी आदरणीय 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनका गृह इलाका। और दूसरा था तक्षशिला, जो अभी फिलहाल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। दोनों के शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। दुनिया का
सबसे जो पढ़े लिखे जो आते थे विदेश से, फॉरेन से उस टाइम पे, वो नालंदा में नहीं तो तक्षशिला में आते थे। ना तो बहुत मतलब दुनिया बहुत, जो और दुनिया बहुत एशिया का बड़ा लाइब्रेरी में सबसे आई थिंक यस नालंदा में ही था। का सबसे बड़ा जो दार्शनिक था, चीनी यात्री फहियान, वो नालंदा में आया था और नालंदा में आके उसने यहाँ पे बौद्ध स्तूप रखे और यहाँ पे पढ़ाई किया और यहाँ से वो गया था। यहाँ का सब इतिहास जो है, हमारा जो नालंदा का इतिहास, वो किसी पेपर किसी कागज में हमको मिलता ही नहीं है। इवन इंडिया के किसी भी बुक में जाइएगा तो नालंदा का इतिहास मिलता ही नहीं। नालंदा का इतिहास कब गौरवशाली था, कैसे था, इसका पता कैसे चलता है? चाइनीज जो दार्शनिक आए थे फहियान, उन्होंने जो बुक लिखा था चाइना में, मंदरिन भाषा में, उस भाषा में उनकी किताब में जब पढ़ा गया तो पता चला कि नालंदा कभी ऐसे था, यहाँ पे सांस्कृतिक केंद्र था शिक्षा का, यहाँ पे दुनिया के सारे विद्वान आते थे पढ़ाई करने के लिए। ऐसा आज के डेट में क्या बिहार में ऐसा स्थिति हो गया है जिसके कारण से कि कभी विश्व गुरु कहे जाने वाले और दुनिया का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में था, और अभी के डेट में क्या ऐसा सिचुएशन है कि आज के डेट में बिहार के जो युवा हैं वो बाहर जा करके पढ़ाई करने के लिए विवश हैं, जबकि बिहार में यूनिवर्सिटी के मामले में आप जाइएगा तो पूरे बिहार में क्रॉस से यूनिवर्सिटी है। और जो जनसंख्या का कौन है तो बिहार इंडिया में लार्जेस्ट थर्ड नंबर पोजीशन पे आता है। लगभग अप्रोक्स 12-13 करोड़ लोग हैं। 4 से 5 करोड़ स्टूडेंट बिहार में रहते हैं। अभी 5 करोड़ स्टूडेंट के बीच में 14 यूनिवर्सिटी आता है, 20 यूनिवर्सिटी आता है, तो कितना सीट मिलता है और वो उनको? भी जो यूनिवर्सिटी है वो उसका कोई मतलब मूल्यांकन अगर हम करें तो रेटिंग अगर किया जाए तो उसकी रेटिंग 2 या 3 स्तर पे जाएगी। क्योंकि मुझे जहां तक पता है, मैंने भी देखा है, हमारे घर के लोग भी भुक्तभोगी हैं और बाकी सब बच्चों को देखा है कि कोई भी एग्जाम टाइम पे नहीं होता है। सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम तो वो है कि एक भी एग्जाम, अगर एक एग्जाम एक बच्चे का 1 साल डिले हुआ तो उसकी लाइफ के साल के साल ऐसे निकल जाती है। बरोबर है। अभी जैसा आपने बताया, हमारे यहाँ पे बच्चे किसी भी चीज़ के लिए अगर अपने को ग्रेजुएशन करना है समझिए, या फिर इंजीनियरिंग करना है, तो उसके लिए बिहार में जो भी, चलिए 15 ही है 20 ही है, उनका क्या होता है कि एक ग्रेजुएशन अगर सिंपली करना है किसी को भी, बीए ही करना है, तो उनको ये करने के कम से कम 6-7 साल जाते हैं, इवन 8 साल भी जाते हैं। अभी एक बंदा अगर 12th के बाद से 8 साल ग्रेजुएशन करने के लिए लगाएगा और उसके बाद भी डिग्री मिलते मिलते बिहार में कुछ न जॉब है न कुछ है, 8 साल जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? तो इसके लिए बिहार के जितने भी बंदे हैं सभी लोग बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। अब सोचिए, एक नॉर्मली एक ग्रेजुएशन करने के लिए बीए के एग्जाम के लिए अगर लोगों को बाहर जाना पड़ता, चलो समझ के आया कि बिहार में मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, बाकी सब नहीं है, इंजीनियरिंग के लिए उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बाहर जाते हैं लोग। लेकिन अगर सिंपल अगर ग्रेजुएशन इंटर का एग्जाम देने के लिए अगर बिहार में बैठते हैं तो जैसे लोगों को 4 साल 5 साल 6 साल निकल जाते हैं, क्या इससे हम समझ सकते हैं। और क्या है, हमारे बिहार में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि लोग जाति देख करके सारा काम करते हैं। लोग बोलते हैं कि साथ अपना बेटी और वोट दोनों एक ही चीज, एक ही आदमी को देना चाहिए अपने जाति में। इसी के कारण से ये बिहार का दुर्गति होने का मुख्य कारण क्या है? कारण है यही है जाति, जातिवाद। एक टाइम पे आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने बिहार में आए थे तो बोला था कि बिहार के डीएनए में जातिवाद बसता है। तो हमारे नीतीश कुमार जी और सारे नेताओं ने हंगामा किया था, हो किया था, लेकिन बाद में ये हकीकत है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि सारे लोग वोट देते हैं जाति के नाम पे। आप ही के जाति का नेता वोट लेता है, उसके बाद से आराम से वो बैठ के 5 साल मौज करता है, असेंबली में जाता है। जब वो चुनाव लड़ता है तो उसके 10 लाख रुपए होते हैं और चुनाव के बाद 5 साल के बाद वो हार जाता है, फिर भी उसका पता चलता है 10 करोड़ का घर हो गया, 50 लाख की गाड़ी हो गई और टोटल इनकम तो है 500 करोड़ का वो 5 साल में अपना प्रॉपर्टी खड़ा करता है। तो अगर बिहार लोग जातिवाद के नाम पर किसी को वोट देंगे, और सबसे बड़ा चीज है हमारे बिहार में एक प्रॉब्लम है कि किसी से भी क्वेश्चन करने से लोग डरते हैं। लेकिन अगर ये चीजें हम जाके नीतीश कुमार जी से पूछें कि सर हमने आपको चुना है, आप 20 साल से कुर्सी पे बैठे हो, बिहार का एक युवा जाता है बाहर में अपमानित होता है, धक्के खाता है, एक जॉब के लिए जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनता है, उसके बाद भी वो आकर के आपको वोट देता है, तो आप उनके लिए जॉब के लिए क्या कर रहे हो? शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, न कोई यूनिवर्सिटी है न कुछ है, चलो कुछ भी नहीं किया, कम से कम 50 यूनिवर्सिटी 100 इंजीनियरिंग कॉलेज अगर खोल देते तो जो बिहार का युवा बाहर जा रहा है, जाके तैयारी कर रहा है, वो फी बाहर जाके डबल ट्रिपल देता है, वहाँ पे लिविंग उसका खाने का टोटल जो कॉस्ट जाता है, कम से कम वो अगर बिहार में रहता, कम से कम कुछ नहीं तो हजारों लोगों को तो जॉब मिलता।
और साथ में एक जो माहौल होता है ना शिक्षा का, पढ़ाई का, एक बार माहौल बनता है फिर जाकर धीरे धीरे, एक कहावत है कि दिल्ली में जाना एक पड़ता है, मुद्दा मुझे चेन्नई में जाना एक मुद्दा पड़ता मुझे है। ये अच्छा लगा कि अगर मान के चलिए अच्छे यूनिवर्सिटी और अच्छे बिहार के अंदर में कोई नेता अगर खोल के रखते, ये जो यूनिवर्सिटी है उनको सब सिस्टमेटिकली टाइम पे अगर चालू कर दिए होते तो बहुत सारे आम लोगों के इसमें फायदा और सुविधाएं तो हो जाती। ठीक है, पढ़ाई लिखाई बाहर करें या बिहार में करें, दोनों एक ही है, पढ़ाई तो सब जगह सेम हो, लेकिन जो ये लिविंग कॉस्ट है, जो बाहर जाके खाने पीने का, रहने का, हायर पे रूम लेने का, हॉस्टल लेने का, वो रहने का, वो अगर बिहार के अंदर में ये सब चीजें सही ढंग से होगी तो लोग अपने घर से आना जाना करते और आम लोगों को ये खर्चा मिनिमम महीने का लमसम 5 से 6 हजार रुपए बच जाता है, बराबर। जो ये बहुत बड़ी सहूलियत होती है। अगर बिहार के अंदर ये यूनिवर्सिटी, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी हो, पढ़ाई लिखाई की बंदोबस्त चले, तो लोग, आम आदमी जो है वो अपने घर से ये सब चीजें, क्लासेस अटेंड कर लेंगे। और ये जो रहने का, खाने का, बाहर का खर्चा है, क्योंकि गांव में देखेंगे तो उतनी सब लोगों की इनकम रहती है कि घर में खेती है, बाकी सब चीजें, तो इनकी तकलीफ तो नहीं होती है और कहीं रेंट पे रूम लेके, हॉस्टल लेके, बाहर जगह पे रहने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सुविधाएं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होती। तो ये तो 30 साल तो बहुत बड़ा समय होता है मेरे हिसाब से इस सब चीजों को लाइन अप 35 करने साल के लिए। 35 साल से लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी ये दोनों मिलके ही चला रहे हैं। तो ये एक सही आपका मुद्दा है कि इसमें, और ये इसमें मेरे को लगता है कि ये 35 साल में 1% भी अभी सुधार नहीं हुआ है। बराबर। आज भी जो 35 साल पहले कंडीशन वैसी थी, आज भी उसी कंडीशन में है सब कुछ। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पटना का जो साइंस कॉलेज है वो एक जमाने में, आज से 30-35 साल पहले, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो प्रयोगशाला था साइंस का, लैब जो था वो पटना में था, एशिया का, इंडिया का नहीं पूरे एशिया का। और वहां से निकलने वाले जो गणितज्ञ थे या फिर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, इवन वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में शायद आपको पता होगा, इंडिया के, बिहार के वो एक फेमस साइंटिस्ट थे। एक टाइम का किस्सा है कि वो नासा में काम करते थे। नासा का कोई स्पेस प्रोग्राम था जिसका कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया था, काम बंद हुआ तो और उन्होंने उनका टाइमिंग का गड़बड़ हो गया, तो वो लोग बोले कि बाबा इसका अभी कैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजेंगे। तो उन्होंने कंप्यूटर बंद होने के बाद खुद से मैनुअली टाइम कैलकुलेट करके और उसको बता दिया, और नासा का जो कंप्यूटर का टाइमिंग था और उनका मैनुअली कैलकुलेट किया हुआ टाइमिंग था, दोनों एग्जैक्टली बराबर निकले। बराबर। तो ऐसी चीजें थी कि चलो हमने खोला नहीं, लेकिन जो पुरानी लेगेसी थी, 10-15 जो भी इंस्टीट्यूट थे जो लेवल के थे, एक लगता था कि बाबा बिहार का इससे जो भी पढ़ के निकलेगा उनका कैरियर संवर जाएगा कम से कम। वो साल, वो जितने भी थे इंस्टीट्यूट, उनको भी इन लोगों ने बर्बाद चौपट करके रख दिया। और क्या बोले, नीतीश कुमार जी फिर से बाहर है, नीतीश कुमार है, यही नारे के साथ में बिहार का लेकिन सत्यानाश कर मैं ये दिया। देखूंगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बिहार में, कोई वैसा बड़ा चेहरा भी नहीं उभर के दिखता है कि जिनके साथ में आप जुड़े, और जिसका फायदा मेरे को लगता है कि नीतीश कुमार जी ने को मिला, क्योंकि कोई चेहरा वो लायक दिख नहीं रहा था, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से उतना बड़ा सपोर्ट और वो विजन के साथ कोई आम आदमी। इसमें गलतियां हम लोगों की भी है। मैं बोलूंगा कि ये हमारे युवा जो भी लोग हैं, जो उस कैपेबल और वैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं या जो पॉलिटिकल कैरियर में आना चाहते हैं, तो उन्हें उठ के भी आना चाहिए। अभी मेरे को वो चेहरा भी नहीं दिखता बिहार में, जैसे 243 लमसम विधानसभा है, तो 243 में 243 वैसे चेहरे। अभी एक मेरे को एक ने जो पॉलिटिकल अभी मेरे तरफ से देखे तो एक आदमी अच्छा लगता है जिनका विजन क्लियर है, कि चिराग पासवान जी करके, चिराग पासवान करके एक नेता है जिनका मेरे को विजन क्लियर लगता है कि हाँ, वो ये आदमी अगर ऊपर पोस्ट पे बैठे तो मुझे लगता है कि ये आदमी सही है और इनको सपोर्ट करने से कुछ तो बिहार में चेंजेस हो सकता है। लेकिन वो एक चेहरा सा नहीं होगा, उनके सपोर्ट में और नीचे का 242 चेहरा और भी होना चाहिए। तो ऐसे बड़े स्तर पे मतलब बदलाव की जरूरत जहां तक है मुझे लग रहा है कि होना चाहिए। क्या होता है, किसी भी देश का राजा होने से नहीं होता है, राजा के साथ में जो सेना होती है ना, और सेनापति, हाँ, वो भी अच्छे होने चाहिए। अगर राजा ही रहेगा ठीक है, राजा के पीछे अगर सेनापति ही नहीं रहेगा तो फिर वो अकेले कहाँ कहाँ घूमेगा और क्या क्या करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले बात है कि हम लोग जो जातिवाद, धर्मवाद के नाम पे जो जाकर के वोटिंग करते हैं, तो पहले भी वीडियो में बोला कि अगर हम जातिवाद से निकल के वोटिंग नहीं करेंगे तो जो जिस स्थिति में आज से 50 साल 30 साल पहले हम थे, आज भी उसी स्थिति में, आने वाले 10-20 साल में हम उसी स्थिति में रहेंगे और वैसे ही चलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा जब तक ये भरम हम लोगों ने अपने अंदर से जातिवाद को वोट देना हटा नहीं दिया। और कोई भी, मैं तो देखिए चिराग पासवान ना मेरे जातिवाद से आते हैं ना हम लोगों को सपोर्ट चाहिए, फिर भी अच्छे हैं तो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की हिम्मत होनी चाहिए हमें, और तभी जाके बदलाव होगा।
और जिसका विजन अच्छा है उसको सपोर्ट हाँ, करना जो चाहिए जो जिसके बिहार के प्रति समर्पित है, जिनका विजन क्लियर दिख रहा है। और हम मुझे लगता है कि देखिए, कोई किसी के अंदर तो घुसा नहीं, मैं भी समझ सकता हूँ। सब लोग यही बोलते हैं मैं अच्छा करने वाला हूं, लेकिन एक बार जब हम 5 साल किसी नेता को दे रहे हैं और आगे के 5 सालों के टर्म में वो कुछ अगर बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाई वो टर्म उनको उसके बाद से उनको छोड़ के दूसरे नए आदमी पे भरोसा करके उनको देना चाहिए। अगर वो भी 5 साल में कुछ बदलाव नहीं करे तो बदल सकते हैं, क्योंकि एक आदमी को 30 साल एक ही पे बार बार जानबूझ के गलती करके भरोसा करने से अच्छा है कि हम किसी को बदल के भरोसा करें। हो सकता है 2 बार गलतियां होगी, तीसरी बार कोई तो सही होगा जो काम करेगा, बरोबर है। और तभी बिहार का बदलाव होगा और बिहार बदलेगा। ऐसा है, अभी इंडिया का जो सबसे डेवलप राज्य है वो केरला माना जाता है। शिक्षा के मामले में 100% जो लिटरेसी है, साक्षरता है, वो केरला है। वहाँ पे एक कल्चर आपने देखा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट है कितना भी अच्छा काम करे, 5 साल के बाद उनको सत्ता परिवर्तन होता ही है, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा रहता है कि कोई भी सरकार आती है उनका 100% पूरा नहीं कर पाती है, लेकिन वो चुन के लाते हैं दूसरे को, तो वो जो पिछले वाला काम किया होता है उससे ज्यादा नई गवर्नमेंट आती है तो करने का प्रेशर रहता है, क्योंकि बाबा हाँ, इसने इतना काम किया है तो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमको इधर से पत्ता ही साफ हो जाएगा, आगे और आने वाले 15-20 साल में हाँ पता हाँ, ही नहीं लगेगा कि हम किधर गए, कहाँ पे थे, कहाँ पे पहुंचे। बराबर, तो इस क्योंकि उनके अंदर काम करने की कंपटीशन है। बरोबर। बिहार में देखते हैं कि काम करने की कंपटीशन नहीं है, वहां तो पता है कि भाई ये गिन चुन के 6-8 चेहरे हैं, हमें ही लोग वोट देगा, हमारे सिवा चाहे उसको दे तो हम उसके साथ गठबंधन करके मिलकर सरकार बना लेंगे, इधर दूसरे को दिया तो हम इनके साथ मिलकर बना लेंगे, क्योंकि फिक्स है। जहां सत्ता जाने का डर नहीं, वहां के कभी भी वो नेता को अंदर कोई काम करने की जागरूकता होगी नहीं, क्योंकि वो नेता को पता है कि लोग जातिवाद और ये सब चीजों में पढ़ के वोट तो मुझे ही देने वाले हैं, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। और जब तक हम विकल्प खड़ा नहीं करेंगे, इनके अंदर ये डर नहीं होगा, इनको ये पता नहीं चलेगा कि अगर 5 साल में हमने कोई काम नहीं किया तो ये अगले 5 साल में जनता जागरूक हो चुकी है, हमें वोट नहीं देगी, तब तक कोई काम करने के लिए उत्साहित नहीं होगा और कोई विकास के बारे में काम नहीं करेगा, क्योंकि डर नहीं है ना कि ये कुर्सी जाने वाली है, तो फिर वो क्यों करेगा? उसको पता है मैं कुछ करूं ना करूं, खुद के लिए करूं तो भी वोट तो मुझे ही मिलने वाला है, तो वो आदमी तो शांति से वही करेगा जो उसको कर रहा है आज से 20-25-30 सालों में। और सबसे बड़ा चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त क्यों की है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। उसने शिक्षा व्यवस्था को डैमेज क्यों किया है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार ही नहीं है। अगर आदमी शिक्षित हो जाएगा तो आदमी को क्या पता रहेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। और अगर ये कोई आदमी शिक्षित हो गया तो उसको पता है कि बाबा मेरा फ्यूचर ये है, ये मेरा काम है जो सही है, ये मेरा गलत है। अगर आदमी को सबसे बड़ा चीज, जरूरी नहीं है कि हम शिक्षित हो गए तो हम नौकरी ही करेंगे, कोई कलेक्टर बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कम से कम एक जिम्मेदार नागरिक होना, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता बड़ा है। सही बात है। और जब शिक्षा होगी तभी तो सोच डेवलप होगा कि आदमी को सही गलत समझने की परख होगी। अभी क्या होता है कि हम किसी के पार्टी के हुल्लो हुल्लो करके झंडा निकाल दिया, हम उसके पीछे जय हो करके जातिवाद में निकल जाते हैं, क्योंकि वहां हमें परख नहीं है कि इसमें हमारा फायदा क्या है। ये इसमें अगर ये चीजें का जिस चीजों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिस चीजों में हम कर रहे हैं, उसमें हमारा विकास क्या होगा, हमारे अगल बगल में गांव के बदलाव क्या होगा, बच्चों का विकास क्या होगा, उनके भविष्य क्या होगा, वो कुछ पता नहीं है। तो हम तो यही देखते हैं कि भाई आज इस आंदोलन में निकल जाएंगे, यहाँ के लोग में हमें खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त कर दिया है, कुछ होगा तो कुछ लोग पैसे बांट के भी दे देंगे, 1-2 दिन का हमारा टाइम पास निकल गया, ऐसे भी हमारे पास गांव में काम नहीं है, तो चलो इसी बहाने इसमें टाइम पास होगा, थोड़ा घूमने का होगा, दिन का आज का टारगेट निकल जाएगा। तो ये अगर सोच के साथ हम बैठ के और इसी तरह आंदोलन में लोगों का झंडा लेके भागेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी बदलाव होने वाला है विकास का। क्योंकि एडुकेशन, पढ़ाई लिखाई, इसीलिए बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि यही एक सबसे बढ़िया विकल्प है कि अगर इसमें जागरूक हम नहीं होंगे और इसको सोच समझ के अगर हम विकास की बात करके अगर लोगों को वोट के चयन नहीं करेंगे और बदलाव नहीं करेंगे, तो कुछ भी बदलने वाला मेरे हिसाब से तो नहीं है। हम भी बाहर आ रहे हैं और हमारा आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी बाहर आना ही बाहर पड़ेगा। बाहर आना और जाना वो भी मतलब उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ भी कुछ लोग आए, हम भी किसी लोग के पास जाए, ये सब मिलजुल के वो चलेगा, ये देश हमारा है तो वो होता रहेगा। लेकिन कहने का मतलब होता है कि वो स्टेटस जो आदमी की माइंडसेट होती है, बदलाव, वो पीढ़ी बाई पीढ़ी कुछ ना कुछ चेंजेस तो होना चाहिए ना। हम ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कैसे भी पकड़ के उनको पता है, उनको डेवलप करके आगे बढ़ के पढ़ के वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो निम्न स्तर पे लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि ठीक है, जनरेशन एक बार बदल नहीं जाता,
उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उसको सिस्टमेटिकली चालू तो होना चाहिए। आज मेरे कहने का मतलब कि जो स्तर पे किसी भाई का जनरेशन है कि आज वो यहाँ मजदूरी, तो उसका लड़का है तो वो कुछ ऊपर के स्तर पे काम करे, बल्कि ना कि वही या उसके नीचे जाके काम करे। और ये तभी बदलेगा जब पढ़ाई लिखाई एडुकेशन हम बदल के लेंगे। वो तभी बदलेगा जब हमारे अगल बगल के इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सब चीजें सारे स्ट्रक्चर बदल जाएंगे, पढ़ाई लिखाई के स्तर सुधर जाएंगे और बच्चे पढ़ाई लिखाई में बल्कि ये घूमने फिरने और बाकी के टाइम पास के काम छोड़ के पढ़ाई लिखाई पे जबकि अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तभी बदलाव होगा। कोई भी पढ़ाई लिखाई करेगा तो पढ़ाई अगर शिक्षित हुआ तो वो आपके लिए शिक्षा सबसे बड़ा शिक्ष- चीज है कि वो देखिए, एक अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो क्या करेगा, सही क्या है गलत क्या है उसको पता है। क्रिमिनल का काम अगर बंद हो जाएगा, अगर किसी भी गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट अगर किसी भी स्टेट में क्यों नहीं लगता है, सबसे बड़ा काम क्या होता है, सिक्योरिटी का गारंटी होता है। उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइमिंग होता है, जो सड़कें होती है, ये दो चीज़ें होती है। तो अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो उसको पता रहेगा कि बाबा ये गलत नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। तो जितने भी क्राइम एक्टिविटीज हो रहे हैं, अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो क्राइम भी नहीं करता है, और क्राइम भी आपका रेशियो कम हो जाएगा। ये जो डकैती रैप वगैरह जो भी चालू है, इवन बहुत पढ़ाई से दुनिया का सारी चीजों का आदमी सोल्यूशन निकल पढ़ाई सकता से है, सिर्फ ये पढ़ाई हाँ, से। पढ़ाई से ये हो जाता है कि सही गलत करने का वो सोच समझ हो जाती है कि क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो वो सब बहुत बड़ा चीज है। ठीक है चिंटू जी, अच्छा लगा, हम फिर एक बार इसके माध्यम से बात करेंगे। दूसरी चीज मैं एक बोलना चाहता हूँ, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, हम लोग देखिए बिहार को जागरूक करने में जो हमें समझ में आती है, जो चीजें हम लोग को दिख रहा है कि गलत हो रहा है, उस पर हम लोग आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल बनाने का मकसद भी थोड़ा सा मुझे बताना था, इसलिए हम लोग ये किए। देखिए चैनल बनाने का मकसद है हमें, हम लोग ये चैनल जो यूट्यूब पे हम लोग चला रहे हैं और जो चीजें जागरूक करने का लोगों को पहुंचा रहे हैं, ये इसमें पैसे कमाना या अर्निंग कुछ भी ये करना हम लोग का निष्पक्ष ऐसी कोई भावना नहीं है। चैनल बनाने का मकसद एक ही था मेरा कि हम लोग इतनी कमा लेते हैं, नौकरी हमारी अच्छी है कि हम लोग कमा लेते हैं कि भाई इससे हम लोग का घर परिवार रोजगार चल जाता है, तो उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बट चैनल के माध्यम से जो इनकम होगा, वो मेरा एक मकसद था कि इस माध्यम से जो भी लोग सपोर्ट करेंगे, जो देखेंगे, जो लोग भी हमारे व्यूअर के हिसाब से जो अर्निंग होगा, उसे हमें सोशल मतलब विकास या ऐसे चैरिटी में जो लोगों को मदद करने के लिए जिनके पास कुछ सक्षम नहीं है, तो इससे जो भी पैसे की इनकम होगी, हमारा मकसद एक ही है कि मैं उनको मदद करूं। बल्कि इसमें खुद का स्वार्थ और खुद के उपयोग करने के लिए हम लोग नहीं है। तो इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप सभी लोग जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, उसे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आगे फॉरवर्ड करिए कि इससे अर्निंग बाकी सब चीजें भी थोड़ी सी सही चले, व्यू अच्छे आए और बाकी उससे जो पैसे कमाए हम किसी गरीब आदमी की मदद कर पाए। तो इसलिए हम लोग की सोच अच्छी है। आप लोग भी हमारे इस सोच में, इस मदद में, इस एक अच्छे जो हम लोगों ने रास्ता अपने हिसाब से जो सही लगा उसे उठाया है, उसमें मदद करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।